और आइए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अश्वनी मिश्र। अश्वनी से बात करते हैं। अश्वनी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चेनाब नदी पर बने सलाल बांध के गेट को फिर से बंद कर दिया गया है और भारत की ओर से कार्रवाई की जा रही है ताकि पाक शायद अपनी जो एक घिनौनी हरकत है उससे बाज आ सके, उसको इसका एहसास हो सके। देखिए, भारत ने एकदम साफ कर दिया है रेशमा कि यहाँ पे खून बहे और पाकिस्तान के लिए फ्री में पानी बहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा संभव नहीं है कि यहाँ खून बहे और वहाँ हमारी दरियाओं का पानी बहेगा। भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है। सिंधु जल संधि को स्थगित करने के बाद भारत को पूरा अधिकार है कि अपने जल का जो उपयोग है वो पूरी तरीके से सुनिश्चित करे, अपने डैम को अपने तरीके से पुनर्निर्मित करे, अपने डैम को वो नए तरीके से विकसित करे। और उसी क्रम में अगर देखें तो सलाल जो है चेनाब पर बना हुआ जो हमारा बांध है वो रन टू रिवर डैम है, लेकिन ये पूरा का पूरा जो डैम है इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि दरिया का जो पानी है वो अभी जितना भारत उपयोग करने के भारत जितने अधिकार रखता है, दरिया में पानी कम है, दरिया में काफ़ी कम जो है इस समय वो है फ्लो है। तो ये फ्लो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बढ़ेगी और निश्चित तरीके से भारत को जो 80% अपने जल का उपयोग करने का अधिकार पाकिस्तान को भारत ने दिया था, महज हम सिंधु, चिनाब और झेलम के 20% जल का ही उपयोग करते थे। भारत इस पूरे जल का उपयोग कर सकेगा और उसी क्रम में जब सिंधु जल संधि को स्थगित किया गया है तो भारत अपने बांधों के पुनर्निर्माण के लिए, अपने बांधों के उपयोग के लिए, अपने जल के उपयोग के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है और उसी का प्रभाव दिख रहा है, उसी का प्रभाव आने वाले दिनों में दिखेगा। जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान ने यूएनएससी में गुहार लगाई है। जी, इम्तियाज़ अहमद को भी गिरफ्तार कर लिया गया और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं वो हम तक ना पहुंच पाए, भारत इसके बारे में ना जान सके और शायद इसीलिए वो पानी में डूब गया ताकि सारे जितने भी शवाहिद थे वो ख़त्म किए जा सकें। रेशमा, कुलगाम की ये घटना है। कुलगाम की घटना में ये इम्तियाज़ मरगे जो है इसने वहाँ के स्थानीय आतंकवादियों को मदद मुहैया कराई थी, ऐसा उसने स्वीकार किया था। उनको भोजन सप्लाई करना, उनको लॉजिस्टिक सप्लाई करना, उनको अन्य सुविधाएं फराहम करना, वो वहाँ के ओवरग्राउंड वर्कर की तरह काम करता था। पूरे घाटी में सब ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल के खिलाफ करारा जो है अभियान चल रहा है। इसी क्रम में वो एक हाइड आउट को दिखाने के लिए जा रहा था जो आतंकवादियों के छिपने के ठिकाने होते हैं और उसी बीच में मौका पाकर वो दरिया में कूद गया भागने के फिराक में और अफसोसनाक तरीके से उसकी मौत हुई, जिसमें उसकी लाश भी बरामद की गई है। एक चीज़ मैं और कहूँगा, इन्हीं तरीके की घटनाओं को सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से पाकिस्तान समर्थक लोग और पाकिस्तान की तंत्र जो है हमारी सुरक्षा एजेंसियों को बदनाम करने के लिए दिखाता रहता है। सोशल मीडिया पर इस तरीके के जब वायरल वीडियोस आते हैं तो उसमें बताया जाता है किस तरीके से किसी निर्दोष आदमी को मार दिया गया, आम शहरी था उसको मार दिया गया, जिससे कि यहाँ की फिजा में कहीं ना कहीं जो है बैमनस घोला जा सके। सुरक्षा बल उसके साथ जा रहे थे, वो सुरक्षा बलों को हाइड आउट दिखा रहा था और उसमें वो खुद ही भागकर उसने अपनी जान गंवाई है। और जैसा कि आप करें, यूएनएससी में आज बैठक है, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 जो है उसके अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों में पाकिस्तान भी इस समय अस्थायी सदस्य, उसने गुहार लगाई है। और ग्रीस जो कि मई के महीने में अध्यक्षता कर रहा, उसने इसके पहले भी परमानेंट मेंबर जो ग्रीस के हैं उन्होंने कहा है कि इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का विक्टिम रहा है। आज देखना दिलचस्प होगा कि 10 अस्थायी सदस्य, 5 अस्थायी सदस्य, इन सब का क्या रुख होता है। पाकिस्तान को अगर यह है कि कुछ देश उसके समर्थन में है तो भारत का भी ये इतिहास है कि समय की शिला पर हस्ताक्षरित किए हुए हमारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मित्र हैं जिन्होंने हर मौके पर भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत के हितों की रक्षा की है। तो निश्चित तौर से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को इस पर दूध का दूध, पानी का पानी होता भी आज दिखेगा। बिल्कुल, आपने सही कहा कि भारत अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि किसी भी तरह से ऐसा कोई भी आतंकवादी हमला या ऐसी कोई घटना ना हो, लेकिन पाकिस्तान बार बार इस तरह की हरकत करता है और अपना जो नापाक चेहरा है उसे बार बार दिखाता है। और आज यूएनएससी की जो बैठक होगी उसमें भी इस पर चर्चा की जाएगी कि क्या सच है क्या नहीं है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम यहाँ ये कहें कि रोज़ाना तकरीबन देखा जाए तो सीज़ फायर का उल्लंघन किया जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर जो एक डर या खौफ बैठा हुआ है वो भी इसको दर्शा रहा है। पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान के हुक्मरानों की, नेताओं की, सेना के अधिकारियों की रातों की नींद उड़ी हुई है।
सूचना मंत्री रात में आकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रातों रात जो है एनएसए नया बना दिया जाता है, आईएसआई का जो चीफ होता है उसको वो दिया जाता है। आज पाकिस्तान के एक असेंबली की बैठक है, नेशनल असेंबली की, जिसमें वो कोशिश करेंगे अपनी सियासी एकजहती को साबित करने का, लेकिन वो तार कल ही हो चुकी है जब सर्वदलीय बैठक हुई थी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई ने इमरान खान की पार्टी ने इसका बहिष्कार किया है। अलग अलग अंदरूनी उसके अपने सियासी मुश्किलात हैं, उन सियासी मुश्किलात में पाकिस्तान को अपना घर संभाल पाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन कंगाल होता पाकिस्तान, डरा हुआ पाकिस्तान, उसकी कहीं ना कहीं कोशिश होती किस तरीके के कायराना बर्बर पीठ में छुरा घोंपने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को प्रश्रय देते हुए वो ऐसी हरकतें करता है कि पाकिस्तान कश्मीर की घाटी में खलल पैदा कर सके, पाकिस्तान के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय रुख दे सके, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा उसकी किरकिरी होती है, आगे भी वो दिखेगी। भारत राजनीतिक स्तर पर, डिप्लोमेटिक स्तर पर, स्ट्रेटेजिक लेवल पर, आर्मी के लेवल पर, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में, डिप्लोमेटिक अफेयर्स में हर तरीके से पाकिस्तान की घेराबंदी कर रहा है और निश्चित तौर से उसको इस अपनी करनी का भुगतना पड़ेगा कि किस तरीके से एक आतंकवादी राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया में स्थापित हो रहा है। और इसी वजह से आज यूएनएससी की जो बैठक होगी वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। निश्चित तौर से देखिए, यूएनएससी में 5 वीटो पावर रखने वाले स्थायी सदस्य हैं। चीन का स्टैंड बहुत स्ट्रांग एंड क्लियर है, उसने सदाबहार दोस्त बताया है, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि भारत के सदाबहार दोस्त की नहीं, भारत के टाइम टेस्टेड फ्रेंड्स हैं, भारत के अन्य ऐसे दोस्त हैं, चाहे वो यूएनएससी के परमानेंट स्थायी सदस्यता रखने वाले देश हो या फिर उस 10 अस्थायी सदस्यों में के देश हो या फिर दुनिया की अन्य बिरादरी हो जो कि यूएनएससी को बनाती है। और ये मौका यूएनएससी के लिए भी होगा, यूनाइटेड नेशंस को भी ये दिखाना होगा कि किस तरीके से निर्दोष लोगों की अगर हत्या की जाती है तो उसको किसी तरीके का डिप्लोमेटिक कवर नहीं दिया जा सकता है, उसको किसी भाषाई डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में नहीं व्याख्यायित किया जा सकता है, उसकी कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए। इसके पहले जैसा कि मैंने कहा कि मई के महीने में जो ग्रीस के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने एक बयान में कहा है कि इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का विक्टिम है। तो दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में आतंकवाद भेजता है, आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है। अब जबकि भारत और पाकिस्तान के संबंध इस कगार पर पहुंच चुके हैं कि पूरी दुनिया इसको कहीं ना कहीं बहुत गौर से देख रही है, तो पाकिस्तान एक भभकी देता है, गीदड़ भक्ति देता है कि हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है, लेकिन दुनिया ये जानती है कि भारत एक परमाणु संपन्न सक्षम राष्ट्र होने के साथ साथ एक जिम्मेदार राष्ट्र है। हम पहले परमाणु हमले का इस्तेमाल न करने की हमारी नीति रही है, लेकिन पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबको केवल डराने के लिए, धमकाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने के लिए या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी गुहार लगाने के लिए, अपनी चीख पुकार सुनाने के लिए बताता है कि हमारे पास एटमी हथियार है। भारत कभी परमाणु हथियार की धमकी किसी को नहीं देता है। पाकिस्तान एक ही सूर में शुरुआत से ही किसी भी कार्रवाई के पहले से ये शुरू कर देता है जिससे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान खींच सके, लेकिन उसमें उसकी किरकिरी होती है, वो बेनकाब होता है, आगे भी बेनकाब होगा। यानी ये कह सकते हैं कि विश्व स्तर पर पाकिस्तान की निंदा हो रही है, बावजूद इसके पाकिस्तान अपने आतंकवादी जो उसका एक घिनौनी हरकत है उनसे बाज नहीं आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अश्वनी हमारे साथ जुड़ने के